प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले यह जानिए प्रस्तावना दैट मीन्स कि वो एक परिचय मात्र है। क्या है वो? परिचय मात्र है। कि किस कोई भी, जैसे आप जाइएगा इंटरव्यू वगैरह में या कहीं जाते हैं तो लोग पूछता है अपना परिचय दीजिए, तो अपना परिचय दीजिए, तो आप अपना इतिहास भूगोल नहीं सुनाइए उसमें, आप उसमें वो चीज को बताइए जिसको जानने के बाद सामने वाले को आपके बारे में कुछ नॉलेज हो जाए। आपका पूरा इतिहास भूगोल वो नहीं जानना चाहता है कि आपके परदादा क्या करते थे, फिर कैसे कैसे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। परिचय का सिंपल मतलब होता है कि एक सामान्य अपने बारे में बात बताना। जैसे मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है। सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है परिचय पूछने वाला किस सेंस से पूछ रहा है ना। अगर गांव में कोई आदमी आया, पूछा बउआ परिचय, तोहार परिचय का बा, तो बोले मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा घर इसी गांव में है, बस बात खत्म। वहीं अगर आप किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एग्जाम में जाइए, वहां इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो अपना नाम बताइए, अपने पिताजी का नाम बताइए, कहां से बिलोंग करते ये बताते हुए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए, तब आपका परिचय पूरा होता है ना। वो सामने वाले के डिपेंड करता है। अब कहीं लड़की वाला आवे पूछे बउआ अपना बारे में बताओ, बहुत लड़की लोग से पूछेला न, तो ओकर परिचय अलगे होला, है ना। हमार नाम हई है, हमार बाबूजी के नाम हई है, हमार दादा के नाम हई है, हमार मामा के नाम हई है, जानबूझ के बता दिया लोग ना। बताइए तो पूछ बगैर तोर ममहर कहाँ बाबा अभी, तो वहां का परिचय अलग है। उसके बाद आप उसमें ये बताइए मुझे सभी तरह का खाना बनाने आता है, वहां का परिचय अलग होगा कि नहीं होगा, है ना। तो परिचय एक अलग चीज होता है, हर जगह पे, हर क्षेत्र, हर स्थिति के आधार पे बदल जाता है, ठीक है ना। मतलब उसमें आप अपने आप को ऐसे प्रस्तुत कीजिए कि सामने वाला जिस नजरिए से पूछ रहा है उसको उस तरह की बात की जानकारी हो जाए। तो उसी तरह प्रस्तावना भी जो है ना, वो एक क्या है? परिचय है। प्रस्तावना क्या है? परिचय है कि ये संविधान कैसा है। मान ले पूरा संविधान पढ़ के उसके बारे में जाने, उससे अच्छा है कि उसके बारे में 2-4 लाइन में बता दिया जाए। जैसा कि हम बार बार आपको ये चीज समझाने का कोशिश किए हैं कि जब आप घर से निकलोगे तो आपके माता पिता, आपके दादा या कोई भी आपके शुभचिंतक है, कान में मंत्र फूका होगा, बउआ जा तरह तो जा, तू घर की इज्जत बाड़ा, ख्याल रखिए, हो गया, इतना ही कह दिए। अब वो थोड़ी बताने गए कि आप कहाँ रहिएगा, किससे पढ़िएगा, कैसा कपड़ा पहनिएगा, क्या क्या खाइएगा, पूरा मेनू तैयार करके वो नहीं देंगे। लेकिन उतना ही बात से आपके हर काम को जब आप कीजिएगा तो यह बात याद आएगा कि हम क्या है, एक इज्जत है, प्रपन कर दिया है ना, हम अपने परिवार का इज्जत है, प्रतिष्ठा है, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार का प्रतिष्ठा पे आँच आए। तो उन्होंने इतना, उसी तरीके से ये भी होता है, परिचय होता है, ठीक है ना। तो इस परिचय को संविधान का सारांश भी कहा जाता है कि नहीं है। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर संविधान कहीं लगे कि मौन है, किसी सवाल का जवाब नहीं है, तो वहां पे क्या करना चाहिए? परिचय को पढ़ना चाहिए, प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, क्योंकि संविधान निर्माताओं की भावनाएं जो है ना उस परिचय में निहित है। वो क्या चाहते थे, कैसा भारत चाहते थे, क्योंकि समय के हिसाब से नए नए सवाल का जन्म होगा। लेकिन सवाल कुछ भी हो, एक बात आपके अपने जीवन में सोचिए, सवाल कोई भी हो परिवार से बड़ा थोड़ी होता है। आपको परिवार को ध्यान में रख के ना कोई डिसीजन लेना होता है, ठीक है। नए नए मुद्दे आएंगे, ठीक है, अलग मैटर है, लेकिन परिवार को ध्यान में। तो उसी तरीके से कि कोई भी अगर नया मुद्दा आता है, ऐसा लगता है कि अरे इसका जवाब तो इसका हमने तो पिताजी से पूछा ही नहीं, या पिताजी ने हमको बताया ही नहीं कि यहाँ पे हमको क्या कदम उठाना चाहिए, तो फिर आप पिताजी के उस मंत्र को याद कीजिए, बउआ तू है हमारी इज्जत बड़ा। वहां से आपको जवाब मिल जाएगा कि ये काम उनके इज्जत के लायक है या नहीं है कि नहीं है। तो तुरंत आप डिसीजन ले लीजिएगा। तो इस तरह संविधान का सारांश है, निष्कर्ष है, ये संविधान सभाओं के एक तरह से भावनाओं का जो है एक तरह से मूर्तिकरण है। इसीलिए तो सुभाष कश्यप कहते हैं प्रस्तावना का एक एक शब्द चित्र है, चित्र जो बोलता है, एक कहानी कहता है। किस चीज का कहानी? त्याग, तपस्या, बलिदान। इतना त्याग दिया लोग, तपस्या किया लोग, बलिदान दिया लोग, किस तरह का भारत बनाने के लिए कि जहां सभी लोग क्या हो, सुखी पूर्वक रहें, सबों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, है कि नहीं है। तो उस तरह के भारत के निर्माण के लिए ना कि जाति धर्म के आधार पर, क्षेत्र भाषा लिंग के आधार पर देश को टुकड़ों में तोड़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं परीक्षा उपयोगी बात। ये भी इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बहुत काम आएगा लिखने में। अब प्रस्तावना का जो बताए थे, जैसा कल आपको सवाल भी दिखाए थे, बताए थे कि प्रस्तावना का एक एक शब्द हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रस्तावना के एक एक शब्द का अर्थ जानना होगा, उसके क्रम को जानना होगा, है कि नहीं है।
तब जाकर के आप समझिएगा प्रस्तावना से संबंधित सवाल आप बना सकते हैं। अर्थ को जानिए, उसके क्रम को जानिए, है ना। अब क्रम को मतलब पहले कौन शब्द है, उसके बाद की 4 को सामान्य शब्द दे देगा प्रस्तावना में से कहीं से उठा के, अब बोलेगा सजाइए इसको, पहले कौन, बाद में कौन, उसके बाद कौन। तो ये सवाल जानते हुए भी गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग उस नजरिए से नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो अब इसलिए हम आपको फोकस कर दिया, आप लोग गलती से गलती मत कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से तो जैसा कि हमने कहा कि पूरे प्रस्तावना हनुमान चालीसा तो है नहीं कि डर के मारे हम लोग रोज रट्टा मारेंगे। अब इसको तो लेकिन फिर भी याद रखना पड़ेगा। अच्छा है, अगर याद है तो बहुत बढ़िया, याद कर सकते तो कर लीजिएगा, हम ये नहीं कह रहे, बहुत से लोग कर लेते हैं, कर लीजिएगा। लेकिन जिनसे याद नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, हम जो तरीका बता रहे हैं उस तरीका के आधार पर आप पढ़िए। तो सबसे पहले आपको सवाल करना है कि हमारा देश कैसा हो, कल बताए थे ना, आपको सवाल करना है। जैसा कि आप अपने नोट्स को निकालिए, देखिए नोट्स में लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है हमारा देश, है ना। तो आपको मन में सोचना है कि हमारा देश कैसा हो। तो सबसे पहले हमारा देश देश है, क्यों? क्योंकि इसके पास 4 तत्वों में एक प्राण तत्व विद्यमान है। वो प्राण तत्व कौन है, कल बताए थे ना। किसी भी देश को, किसी भी राज्य को, क्षेत्र को राज्य या देश बनने के लिए 4 तत्व की जरूरत है ना। कौन कौन? निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और इन चारों में प्राण तत्व कौन है? संप्रभुता। तो भारत कैसा देश है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। कैसा देश है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। इसको रट्टा नहीं मारिए, तो ऐसे ही एहसास होना चाहिए आपको कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का मतलब कल आपको समझाए थे कि वैसी सर्वोच्च सत्ता जो दूसरे के अधीन ना हो, जो ना तो आंतरिक शक्ति जिसे डरा सके, ना कोई बाह्य शक्ति उसको डरा सके। वो कोई भी डिसीजन लो उसका वो स्वयं का डिसीजन हो, तब वह शक्ति क्या कहलाएगा? संप्रभु कहलाएगा, है कि नहीं। जैसे ऑस्टिन का परिभाषा बार बार बता रहे हैं, कभी परीक्षा में पूछ भी देगा कि गांव का कोई एक आदमी जिसका बात पूरे गांव के लोग प्यार से या डर से मानते हो, चाहे प्यार से मान ले तो अच्छी बात है, नहीं तो डर से मानना पड़ेगा। लेकिन वह इकलौता आदमी पूरे गांव की बात को नहीं माने, तो वह इकलौता आदमी क्या हो जाएगा? संप्रभु हो जाएगा, है ना, संप्रभु हो जाएगा। तो भारत कैसा देश है? हाँ, दूसरा शब्द है हमारा देश ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। क्या शब्द है? समाजवादी, है ना। अब ध्यान दीजिए, इसके बारे में हम काफी शुरुआत दिन से चर्चा कर रहे हैं। विचारधारा, समाजवाद क्या है? एक विचारधारात्मक आधार है ना। विचारधारा जैसे कि विश्व में, खासकर मध्य युग में, जब यूरोप में देखा गया, यूरोप देश में देखा गया कि वहां पर सामंतवाद बहुत जोरों पर था, है ना, और धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा था। धर्म के विरुद्ध कोई कुछ बोल नहीं सकता था। धर्म गुरु लोग ही नियम कानून बनाते थे, धर्म गुरु लोग शिक्षा देते थे। इसीलिए उस शिक्षा में वैज्ञानिकता का अभाव हो गया, लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। तो अचानक से 17वीं 18वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण का परिणाम होता है, उसके परिणाम के फलस्वरूप लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज्यादा बल दिए। कहें कि धर्म भी हम लोग को बांध नहीं सकता, हम इंसान हैं, हमको आजादी चाहिए। आप धर्म के नाम पे हमको आप बांध दिए हैं, धर्म के नाम पे क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करना है, कैसे रहना है, ये क्या मतलब है भाई? हमारा जीवन हमको जैसे मन करे वैसे जीने दीजिए, है कि नहीं। तो इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोग को कहा गया पूंजीवादी। क्या कहा गया? पूंजीवादी या व्यक्तिवादी, कुछ भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं। जो व्यक्ति आधारित विचारधारा है ना, जो व्यक्ति आधारित विचारधारा है, जो व्यक्ति के स्वतंत्रता पर बल देता है, उस पर किसी भी प्रकार का एक तरह से कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। आपका शरीर, आपका जीवन, आपको जो करना है कीजिए, है ना। तो लोग चूंकि बंधन में थे उससे पहले, है ना, उससे पहले सामंतवादी युग में लोग बंधन में थे, तो लोगों को अचानक से बहुत अच्छा विचारधारा लगा कि नहीं भाई, पूंजीवाद बहुत अच्छा चीज है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति को केंद्र मानता है। किसको केंद्र मानता है? व्यक्ति को केंद्र मानता है। यह स्वतंत्रता पर बल देता है। किस पर बल देता है? स्वतंत्रता पर बल देता है। सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर मानता है। कहता है सरकार किस लिए है? सरकार जस्ट लाइक नाइट वॉचमैन के रूप में है, बॉडीगार्ड है सरकार, उससे ज्यादा उसका कोई औकात नहीं है। हम मोटरसाइकिल कितना स्पीड से चलाएं ये मेरा डिसीजन है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। पूंजीवादी देश में सरकार कौन होता है हमको रोकने वाला? मेरा जीवन है। हम हो सकता है कुछ नया प्रयोग करना चाहते हो,
लेकिन यहां देखिएगा, यहां स्वतंत्रता में नकारात्मकता मत लाइएगा। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता को बाधा ना पहुंचे, बस। आप आजाद हैं, ठीक है, आप सुसाइड करना है कर लीजिए, कुछ देश कहता है करना है कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भारत में सुसाइड क्राइम है, भारत में सुसाइड आत्महत्या क्राइम है। लेकिन एक ऐसा क्राइम है जिसको करने के बाद सजा नहीं दिया जाता है। सच्चाई बता, हम पूछा हुआ सवाल है ना, कि कौन ऐसा अपराध है जिसको करने के बाद अपराधी को सजा नहीं दिया जा सकता है, सुसाइड। लेकिन बहुत ऐसे पूंजीवादी देश है जहां पे कहता है उसका जीवन है। मान लीजिए अगर सुसाइड का प्रावधान नहीं, सुसाइड के पक्ष में भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, अगर आपको बताया जाए तो आपको भी लगे नहीं सर सुसाइड का तो प्रावधान होना चाहिए था। क्योंकि मान लिया गया कोई व्यक्ति बहुत गंभीर रोग से ग्रसित हो गया और डॉक्टर भी कह रहा है ये नहीं बचेगा, डॉक्टर भी कह दिया ये नहीं बचेगा, तो उस कंडीशन में उसके परिवार के लोग हॉस्पिटल में रख करके उस पर इतना सारा जो खर्च करते हैं, दूसरा चलिए खर्च भी कर देंगे, भावनात्मक लगाव होता है परिवार से, लेकिन वो व्यक्ति जो तड़प रहा है उसकी तड़प को आप कैसे देख पाइएगा, है कि नहीं? तो वहां पे उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। यह भी तर्क दिया जाता है कि बहुत से लोग ऐसे रोग से ग्रसित हो जाते हैं जिसका इलाज संभव नहीं है, माने पूरा डॉक्टर बोल दिया नहीं भाई ये नहीं बचेगा, ये कुछ दिनों का मेहमान है, लेकिन कुछ दिन जो वो तड़पता है, जैसे कैसे देखते हैं कि कोई तड़प रहा है तो कहते हैं मार देख रहे हटा तड़प, बहुत देखल नहीं जाता हूं, बहुत दयावान लोग का बात हम बता रहे हैं। जब बहुत ज्यादा देख रहा था, बहुत ज्यादा तड़प रहा है, अब बचेगा नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा के साथ खेलते होइएगा तो गलती से अगर आपका पैर पड़ गया, वो तड़प रहा है, तो उसको मार देने में ही भलाई है, क्योंकि उसके दर्द को आप समाप्त कर दीजिए, शून्य में उसको ले जाके छोड़ दीजिए। तो इसीलिए कुछ देशों में सुसाइड लीगल है, वैध है। तो पूंजीवादी विचारधारा का सिंपल मतलब समझिएगा कि जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दे, आजाद कर दे, कि तुम्हारा जीवन, तुमको जैसा डिसीजन लेना है लो, जो काम करना है करो, जो खाना है खाओ, जो विचारधारा रखना है रखो, तुम पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यहां थोड़ा सा मौन रूप से समझते चलिएगा कि ऐसे देशों में दूसरे की स्वतंत्रता भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना आपकी स्वतंत्रता, यानी आप उतना ही तक स्वतंत्र है जहां से दूसरों को बाधा नहीं पहुंचे। अगर आप दूसरे को बाधा पहुंचाइएगा तो फिर सरकार का भूमिका बढ़ जाएगा, यही तो प्रॉब्लम है। पब्लिक जितना गलत होगा ना, सरकार उतना ही हिटलर बनेगा। सरकार का मोनोपोली क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि कमी हम लोग में है, कमी हम लोग में है। आप सोच के देखिएगा कि सरकार को हर जगह हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, हर बात के लिए कानून बनाना पड़ रहा है, डंडा चलाना पड़ रहा है। अगर उस कमी को हम लोग दूर कर दे तो फिर सरकार का हिम्मत नहीं है कि हम लोग पर अटैक कर दे। लेकिन कमी हम लोग में है कि हम लोग ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे दूसरे को जान ले लेंगे, तो वहां सरकार रोकेगा कि नहीं रोकेगा? उसका मोनोपोली बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं? अब शराब पी के अपना जीवन बर्बाद करेंगे तो सरकार हस्तक्षेप तो करेगा ना, जबकि शराब क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है, हमारा जीवन है। जब आप दूध नहीं पिला सकते हैं तो शराब पीने पे क्यों प्रतिबंध लगा रहे हैं? शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बहुत से पूंजीवादी देशों में आप जाइएगा ना तो वहां पे इसको गलत माना जाएगा। कौन होता है तो डिसाइड करने वाला? रे हम क्या खाएं क्या पिए, ये हमारे पूर्वज पीते चले आ रहे हैं, हमारे खून में है, हम नहीं मानेंगे, बस बात खत्म करो। हमको टेंशन रिलीज होता है, हमारा हैबिट है। बहुत से लोग ये तर्क देते हैं। लेकिन क्या हुआ बिहार में? उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि शराब पी करके परिवार टूट रहा था, एक युवा पीढ़ी बर्बाद होते जा रहा था, है कि नहीं है? तो इसलिए सरकार का मनोबल बढ़ा। देखा कि सरकार देखा कि अरे कोई पक्ष में हो या ना हो, 50% महिला तो उसके पक्ष में है। नीतीश कुमार का गजब का ना षड्यंत्र चलता है। वो सारा राजनीतिज्ञ लोग सब विचारधारा से हार चुके हैं। हम आप लोगों को शुरू से ये चीज बताते हैं, समझिए पॉलिटिक्स क्या होता है। जब देश आजाद हुआ उसके बाद कोई ना कोई आधार बनाया गया राजनीति करने के लिए, है ना? तो अंग्रेज हिंदू मुसलमान करके देश पे शासन किया, अब वो तो कर चुका था। उसके बाद बड़ा जात छोटा जात किया गया, है कि नहीं है? फिर बड़ा जात में कौ भाग बांटा गया, फिर छोटा जात में कौ भाग बांटा गया, उसके बाद फिर क्षेत्रवाद किया गया, है ना? माने बिहारी को महाराष्ट्र में पिटवाया गया, आसाम में पिटवाया गया, इसको बोलते हैं क्षेत्रवाद किया गया। जब सारा आधार खत्म हो गया, नीतीश कुमार के पास कोई आधार नहीं बचा, तो वो लिंगवाद कर रहे हैं। लिंगवाद का मतलब हुआ स्त्री पुरुष में भेद, महिला के वो अलग जातीय बता दिए हैं।
बिहार पहला राज्य है जो पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। भारत का पहला राज्य कौन है जो पंचायत में 50% आरक्षण दिया? बिहार है। तो ये करके क्या करना चाहते हैं? महिलाओं का दिल जीतना चाहते हैं। वो नव आधुनिक युग के राजा राम मोहन राय बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार, अच्छा काम है उनका, हम ये नहीं करे गलत कर रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से मर्द मेहरारू में लड़ाई लगवा रहे हैं, अच्छा बात नहीं है ना? पता चलता है मर्दा कौन के वोट दिया, मर्दा दिया राजद लालू यादव के वोट, मेहरारू जाके चुपके से ना हम तो नीतीश कुमार के दें। भाई शराब बंद करो, ले बड़ा हमारा तो भगवान बड़ा सच्चाई है। जिसका पति बेचारा शराब पी के बर्बाद है, उसके लिए तो नीतीश कुमार वरदान हो गए कि नहीं हो गए? जिसकी बेटी आज तक स्कूल नहीं गई, उसको स्कूल भेजे, साइकिल दिए, कपड़ा पहना है, खाना दे रहे हैं। लड़की के लिए आप देखिए ना कितना प्रोग्राम चला रहे हैं, लड़कों के लिए भी चला रहे हैं थोड़ा बहुत। नौकरी में 33% आरक्षण दे दिए। अब क्या चाहते हैं आप लोग? लड़कियों का सीट देखिए, बीपीएससी आया तो बट्टा में लिखा हुआ है लड़की के लिए इतना, लड़की के लिए इतना, लड़की के लिए अलग दिखा दिया जा रहा है। अचानक से लड़कियों का कटअप देखिए इतना डाउन हो गया। थोड़ा सा ध्यान आप लोग दे दीजिएगा तो ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। लड़कों से आप लोग को 25 से 30% कम भी नॉलेज होगा तो भी आप पास कर जाइएगा, गारंटी लिखित दे रहे हैं बिहार में। तो बिहार के राजा राम मोहन राय नीतीश कुमार महिलाओं का पुनरुद्धार कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ओवरऑल तो पूंजीवादी देश जो होता है ना, वो स्वतंत्रता पर बल देता है, लेकिन उस स्वतंत्रता में बहुत सारी कमियां भी होती है कि इसमें गरीब और गरीब हो जाता है, कमजोर और कमजोर हो जाता है, अमीर और ताकतवर लोग और बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो इसी विचारधारा के अगेंस्ट में एक विचारधारा आया, साम्यवाद। कौन विचारधारा आया? साम्यवाद आया। यह जो है समाज केंद्रित विचारधारा है। क्या केंद्रित विचारधारा है? समाज केंद्रित विचारधारा है। ये स्वतंत्रता पर बल नहीं देता है, बल्कि ये जो है एक तरह से कर्तव्य पर बल देता है। ये जो है अधिकार पर बल देता है, स्वतंत्रता पर, अधिकार पर बल देता है। और ये किस पर बल देता है? कर्तव्य पर बल देता है। और राज्य का कहता है कि यह राज्य का जिम्मेदारी है कि किसकी जरूरत क्या है उसको पूरा करे। वह यह मानता है कि मनुष्य जो है जन्म से ही उसकी कुछ जरूरतें भी जन्म ले लेती है। वो कोई काम करे या नहीं करे, लेकिन उसकी जरूरतें खत्म थोड़ी हो जाएगी। हम ऐसा थोड़ी कि काम नहीं करेंगे तो हमको भूख नहीं लगेगा। तो ये कहता है नहीं, सबको भोजन देना है, सबको रोटी देना है, कपड़ा देना है, मकान देना है, कुछ करे या नहीं करे। हाँ, कल होकर कुछ करेगा तो वो उसका नहीं होगा, वो पूरे समाज का होगा। मान लिया गया हम कोरोना का कोई वैक्सीन बना लिया, हम रूस में हैं, तो ये वैक्सीन तुरंत रूस कहेगा लाओ बाबू इधर दो, ये तुम्हारा थोड़ी ही है। इसको किसको देना है, कितना भी देना है, कैसे देना है, मैं डिसाइड करूंगा। क्योंकि तुम पैदा लिया तो तुम बेहोश था, तुमको तो हमने पाला पोसा बड़ा किया है कि नहीं? और पाल पोस के जब बड़ा कर दिया उसके बाद तुम कुछ कह रहे तो बोले मेरा है, तुम्हारा क्या है? मुझे गला था कि फटफटी दबा देते तो समझ भी चला था तुमको। वैसे आज के डेट में हम लोग बाबूजी से लड़ लेते हैं, हमर कमाई है, ज्यादा मत चिल्ला। कहीं बाबूजी कह दे बउआ हो पैदा ले लो, टेट पे दबा देती नहीं, खिस्सा खत्म हो जाता है। आज पढ़ा लिखा के विद्वान बना देनी तो कहता रखा हमर है, तब तुम्हारा कर्तव्य है। क्या पापा क्या बोलेंगे? तुम्हारा कर्तव्य है, तुम समाज के लिए कुछ करो, परिवार के लिए कुछ करो। मैंने जब आप जाइएगा कहे कि बाबू हमारी जमीनवा दे दो, हाँ नो डाउट आपका जमीन तो है। पूंजीवादी देश का बिल्कुल आपका है बाबू, ले लो, जब बंद करे ले लो। लेकिन साम्यवादी देश का कैसन जमीन? अरे वो तो है ही है, तुम्हारा पूरा देश है, जमीन छोड़ो ना, पूरा देश तुम्हारा है। तभी तो देश तुम्हारे लिए सोच रहा है, खाना पीना दे रहा है। लेकिन तुम्हारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, इस पर न विचारधारा करो। तो ये जो है एक तरह से पूरा प्राइवेट सेक्टर पे बल देता है। किस पे बल देगा? और ये पूरा का पूरा सरकारी, एक तरह से संक्षेप में समझिए, माने ये निजी कहेगा कोई काम जिसको करना है करे, हमको कोई मतलब नहीं है। आजकल का काहे कोई काम कर लेगा अपने मने, जो काम करना है हमसे पूछ के कीजिए, है ना? तो ये कहेगा हर चीज क्या होगा? सरकारी होगा, है ना? तो ये दोनों के बीच में एक विचारधारा है, उसी का नाम है समाजवादी, जो कहता है बीएसएनएल भी रहेगा, जियो भी रहेगा। सिंपल समझिए। अब जो कहता है बीएसएनएल भी रहेगा और जियो भी रहेगा। खाली जियो हो जिस देश में, वह कैसा देश होगा? और खाली बीएसएनएल हो जहां दोनों हो। समझ तो गए आप लोग? थोड़ा बहुत तो समझे ना, फिर आगे बताते चलेंगे, फिलहाल इतना समझ गए। तो समाजवादी देश जैसे आए ना, समाजवाद शब्द आए तो आप समझ जाइएगा ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का पोषक होता है। मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट मीन्स जहां कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म
यानी कि पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का क्या हो, सम्मिश्रण हो, दोनों की अच्छाइयों को शामिल किया जाए, जहां गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला करके उनको प्रोत्साहित किया जाए, कम दाम पे अनाज दिया जाए, और जहां अमीरों को संरक्षण दिया जाए। ऐसा नहीं है कि अमीरों को लूटा जाए, नहीं, अमीरों को भी संरक्षण देना है। क्यों? क्योंकि वो टैक्स दे रहा है, उसी के टैक्स से ना गरीब लोग में बांटा जाता है। आप कभी सोच के देखे कि गरीबों में जो पैसा बांटा जाता है वो आता कहां से है? वो अमीरों के द्वारा दिए गए टैक्स होता है कि नहीं है? तो इसलिए अमीरों को भी संरक्षण दो और गरीबों को भी संरक्षण दो। उसकी जरूरत क्या है? अमीरों को जरूरत क्या है? भाई उसने इंडस्ट्री लगाया, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है कि नहीं है? उसको आधारभूत संरचना, बिजली पानी की जरूरत है, सड़क की जरूरत है, उसको जमीन की जरूरत है। इसीलिए मोदी जी कुछ करते हैं तो हम लोग गलत नजरिए से देखते हैं। दो नजरिया होता है। हम अब मत कहिएगा मोदी भक्त हैं, क्योंकि आप शुरू से अनुमाने लगाते रह जाइएगा, अंतिम दिन में नहीं अनुमान लगा पाइएगा सर मोदी भक्त है कि मोदी विरोधी है। क्यों? क्योंकि जो सही करेगा उसको सही बोलेंगे, जो गलत होगा गलत बोलेंगे। तो मान लिया गया मोदी जी अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर प्रोत्साहित कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो देश में रोजगार पैदा करेगा, वो कमाएगा, क्या करेगा? टैक्स देगा। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, ये गलत है। क्योंकि कुछ अभी भारत जो है पूरी तरह से अमीर देश नहीं बना है। यहाँ की आज भी 65% आबादी जो है किसान है, गरीब है, मजदूर है, और उस देश में आप बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं जहां पर जनरल बोगी में यात्रा करने का औकात नहीं है लोगों का, वो गलत है। लेकिन अगर वो मान लिया गया किसी उद्योगपति को प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चीजों को प्राइवेट आदमी के हाथ में दे दीजिए। जैसे लाल किला को दे दिया, बहुत बुरा लगा हमको। तब उसका पहले हम लोग जाते थे तो 1-8 रुपया नहीं लगता था, आराम से घूम फिर के चलाते थे। अब कोई कंपनी को दे दिए, अब वहां जाइएगा 15-20 रुपया चार्ज कर दिया, ठीक है, साफ सफाई ज्यादा आने लगा, बहुत अच्छा सुविधा मिलने लगा। लेकिन वो धरोहर है, वो किसी के बाप की अमानत नहीं है, वो हर भारतीयों का। तो वैसे चीज को प्राइवेट आदमी के हाथ में नहीं देना चाहिए। रेलवे, भारत गरीबों का देश है, जब तक गरीब का देश रहेगा तब तक आप रेलवे को निजीकरण मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे युवा रोजगार के लिए रेलवे को तलाशते हैं। सरकारी नौकरी को भगवान समझा जाता है। आप प्राइवेट आदमी के हाथों में दे दीजिएगा फिर तब तो उसका अलग रूप रेखा हो जाएगा ना। तो ऐसे चीजों का आप प्राइवेटाइजेशन मत कीजिए। आप अलग से कुछ कर रहे हैं, उद्योगपति को संरक्षण दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो वैसा देश जो अपने आप को कल्याणकारी सिद्ध करे, कहे कि मेरा राज्य, मेरा देश कैसा है, कल्याणकारी, और जो मिक्स्ड इकोनॉमी पे बल दे, मिक्स्ड मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दे, अर्थात जहां पर जियो भी हो और बीएसएनएल भी, दोनों का अस्तित्व, जहां पर गरीबों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन की रक्षा किया जाए, है ना। बहुत सारा योजना चलता है ना, इंदिरा आवास योजना, नल जल, ये बहुत सारी योजनाएं हैं, है ना। उसके बाद उनको भोजन पानी मिलता है, राशन सस्ते में मिलता है। तो जहां पे दोनों तरह का सिस्टम है वह कैसा हो गया, समाजवादी। तो आपको अगला विशेषता बोलना होगा कि हमारा देश कैसा है। तो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, दूसरा क्या बोलिएगा आप, समाजवादी है, और उसके बाद बोलिएगा पंथ निरपेक्ष है। कैसा है? पहले अर्थ समझिए बढ़िया से, हबड़ाइए नहीं, 2-3 क्लास लगेगा, समझ जाइएगा, आगे भी काम आएगा। पंथ निरपेक्ष, बहुत से लोग इसको लेके कंफ्यूजन में रहते हैं, सर पंथ निरपेक्ष की धर्म निरपेक्ष, है ना। और संयोग देखिए, ये दोनों शब्द का प्रयोग जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ, संविधान विशेषज्ञ लोग होते हैं, दोनों का एक दूसरे के लिए करते हैं, और कहीं से गलत भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में पहले फर्क समझिए। पंथ का मतलब होता है रास्ता। पंथ का क्या मतलब होता है? रास्ता होता है। आपको किसी मंजिल तक पहुंचना है, आपने जो भी मंजिल डिसाइड किया ABCD करके, तो उस मंजिल तक पहुंचने का आप क्या कीजिएगा, एक पहले क्या कीजिएगा, एक रास्ता फिक्स कीजिएगा कि हमको इस रास्ते पर चल के उस मंजिल को पाना है, ठीक है। अब आपको स्वतंत्रता दे दिया जाए कि अगर आपको A मंजिल है, आप इस रास्ते से XYZ किसी भी रास्ते को आप चुनने को आजाद हैं, तो वैसा देश क्या कहलाएगा? पंथ निरपेक्ष। वैसा देश क्या कहलाएगा? पंथ। आप जो भी, जैसे मान लिया गया आपको IAS बनना है, अब आप गांव में रह के पढ़िए, शहर में रह के पढ़िए, कोचिंग से पढ़िए, बिना ऐसे सेल्फ स्टडी कीजिए, आपका टेंशन है वो आप समझिए। आप पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध, हेलो पीछे सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे बोलिएगा, है ना।
तो जो भी आपने मंजिल डिसाइड किया उसके लिए जो भी रास्ता चुनना चाहते हैं, अब ध्यान दीजिए, इस रास्ते में एक रास्ता धर्म भी होता है। रास्ता का मतलब क्या समझ कि भाई हमको कोई चीज पाना है, उसको पाने का तरीका, अब आप कहिएगा सर हमारे जैसा न्यूट्रल आदमी तो कोई है ही नहीं है, हम धर्म में विश्वास है। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि हम तो धर्म में विश्वास नहीं करते, हम न्यूट्रल हैं। लेकिन आपको बता दें, आप पैदा लिए तब से लेकर आज तक, अभी जो भी उम्र है आपका, आप धर्म के प्रभाव में हैं। आप न चाहते हुए भी धर्म के प्रभाव में हैं। हिंदू घर में लिए हैं, हिंदू संस्कृति से परिचित हैं, वैसा व्यवहार करते हैं। मुस्लिम घर में जन्म लिए, मुस्लिम संस्कृति से परिचित हैं। आप ये बताइए, हिंदू हैं, कोई मिलता है तो क्या करते हैं? आदाब करते हैं क्या? प्रणामी न करते हैं, साष्टांगे न मारते हैं, पैरे न छूते हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम धर्म को नहीं मानते। कैसे नहीं मानते? आपका खान पान, आपका वेशभूषा, आपका बोली भाषा, ये सब तो धर्म से प्रभावित है कि नहीं है? आप भले धर्म को नहीं मान रहे, अलग मैटर, लेकिन काम तो आप धर्म के आधार पे ही कर रहे हैं। कोई भी इंसान धर्म से अलग नहीं हो सकता है, कोई भी इंसान। कहते हम धर्म से अलग है ना। और दूसरा बात यह है कि आपका धर्म में अगर विश्वास नहीं है तो सिंपल मतलब है कि आप नास्तिक हैं। अब बताइए नास्तिक क्या है? गाली है ना, गाली ना हो गया वो। तो आप कोई धर्म को नहीं मानते, ऐसा नहीं सोचते। तो भारतीय संविधान कहा पंथ निरपेक्ष के लिए आप धर्म निरपेक्ष का प्रयोग कीजिएगा, कोई गलत थोड़ी है। ये बहुत बड़ा गोला है, पंथ निरपेक्ष एक बहुत बड़ा गोला है। उसके अंतर्गत धर्म निरपेक्ष भी तो आ रहा है कि आप अपना जीवन जीने के लिए, आप जो भी मंजिल डिसाइड कर की है, उसके लिए आप जिस धर्म का रास्ता चुनना चाहें, चुनने को आजाद है। केवल धर्म ही नहीं, कोई भी कार्य, आप किसी भी रास्ते को चुन करके कोई विचारधारा को चुनना चाहते हैं। आप पूंजीवादी विचारधारा के प्रशंसक हो सकते हैं, होइए, कोई दिक्कत नहीं है, भारत है, सबको आजादी है। आप समाजवादी विचारधारा के हो सकते हैं, होइए, तभी तो इस देश में कन्हैया भी है। हम तो सुने होंगे कन्हैया, क्या है वो? साम्यवादी कम्युनिस्ट आदमी है। जेएनयू का प्रोडक्ट ज्यादातर कम्युनिस्ट ही होता है। हाँ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट को ही प्रोटेक्शन दे रहा है अभी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ में आ रहा होगा कि भारत ही है। यहाँ पे एक से एक कट्टर हिंदू भी हैं, कट्टर मुसलमान भी हैं, लेकिन उनकी कट्टरता अपने तक सीमित रहनी चाहिए। अगर वो कट्टरता समाज पे प्रदर्शित करेंगे तो भाई हम भी तो आजाद हैं, है कि नहीं? तो आप अपना जीवन जीने के लिए जो भी रास्ता अपनाना चाहते हैं, जिस भी धर्म का सहारा लेना चाहते हैं, उसके लिए आप आजाद हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो भारत एक कैसा देश है? पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द दे, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। भारत एक ऐसा देश है धर्म निरपेक्ष। अब इस धर्म निरपेक्ष का अर्थ सुनिए परीक्षा उपयोगी शब्दों में, है ना। ऑप्शन देगा, ये ऑप्शन देगा, भारत किसी धर्म को नहीं मानता है। भारत जो है किसी धर्म को नहीं मानता, ये गलत है। बल्कि भारत सभी धर्मों का समान भाव से आदर करता है। बतवा हुए है, निगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव बोलना है। आधा गिलास खाली है नहीं बोलना है, आधा गिलास भरा हुआ है ये बोलना है। आप कह रहे हैं भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता है, इसका अगर हिंदी में एक शब्द में बोलिएगा तो भारत क्या हो जाएगा? भारत क्या हो जाएगा? अधार्मिक देश हो जाएगा। अधर्म तो गाली हो गया, आप अपने देश को गाली दे रहे हैं, मतलब हुआ कि नहीं? भारत का कोई धर्म नहीं है, यानी भारत अधर्मी है, गाली हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए ऐसे शब्द का प्रयोग मत कीजिए। क्या बोलिएगा? भारत सभी धर्मों का समान भाव से आदर करता है। ऑप्शन में खोजना है। अगर नहीं मिला बाई चांस और इनमें से कोई नहीं है, तब आप इसको जवाब में जा सकते। रेलवे के एक आध ऑप्शन में ये दिया हुआ है। हर एग्जाम के ऑप्शन सवाल पूछता है तो ये ऑप्शन रहता ही है, लेकिन सी या डी में देखिएगा लिखा रहता है भारत सभी धर्मों का समान भाव से आदर करता है, और वो सही होगा। अगर दोनों में से एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? सी या डी को चुनेंगे। बात समझ गए? अगर ये बात नहीं है तो आप चुन सकते हैं कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत का कोई अपना धर्म नहीं। कब चुनेंगे? जब यह न दिया हो कि भारत सभी धर्मों का समान भाव से आदर करता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप इस बात को सेलेक्ट कीजिएगा कि भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता है। ठीक है, अगला जो शब्द है वो है लोकतंत्रात्मक। पंथ निरपेक्ष के बाद कौन शब्द है? लोकतंत्रात्मक शब्द है।
अब जानते हैं इसके बारे में, तो आप लोग काफी परिचित हैं, काफी दिन से बताते आ रहे हैं। लोकतंत्र के बारे में बताने से पहले सबसे बड़ा जो डिफिनीशन है और जब से सबसे ज्यादा जो मान्यता प्राप्त है, सबसे जो प्रचलित है, वो है अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा? जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का जनता के लिए। तो भारत का जो लोकतंत्र है ना, वो जनता के द्वारा शासित होता है, लेकिन आपको अब थोड़ा बुद्धिजीविता दिखाना है। जनता दो प्रकार से शासन करती है, एक करती है डायरेक्ट और एक करती है, लेकिन करती है यही। इसीलिए भारत में भी कैसा शासन हो गया? लोकतंत्रात्मक। और लास्ट शब्द है गणराज्य। जैसा कि आपको बताए थे, गणराज्य का मतलब बताए थे, जिस देश का जो प्रथम नागरिक होता है, यानी जो सबसे पावरफुल पद होता है ना, संवैधानिक रूप से जो सबसे शक्तिशाली पद हो और उस पद का चयन जनता के द्वारा ही किया जाए, तो वह देश कैसा होगा? यह जनता के द्वारा हम ही नहीं करें डायरेक्ट किया जाए, इनडायरेक्ट भी किया जा सकता है, तो वह देश कैसा होगा? गणराज्य होगा, गणतंत्र होगा। लेकिन यदि उस प्रथम व्यक्ति का चुनाव वंशानुगत आधार पे होगा, तो वह देश कैसा हो जाएगा? वह देश कैसा होगा? सब ये समझा चुके हैं। तो गणराज्य शब्द पूछता है, खूब पूछा है कि गणराज्य का क्या मतलब है। तो जिस देश का प्रधान वंशानुगत आधार पर चयनित ना हो, यही ऑप्शन में रखना है, दिमाग में भर लीजिएगा। वंशानुगत आधार पर चयनित ना हो, उल्टे बोलना है, इसमें थोड़ा सा निगेटिव बोलना है। वंशानुगत आधार पर चयनित ना हो तो वह देश कैसा होगा? अब चलिए, इस तरह से हमको अपने देश की विशेषता मिल गई। अब ध्यान दीजिएगा, मान लिया कभी कोई पूछ दिया या कोई सवाल भी यूपीएससी में, भारत की विशेषता क्या है, उठा के डाल दीजिए ना, एकदम लीगल जवाब हो गया। इन सारे शब्दों का व्याख्या कर दीजिए, दो पैराग्राफ में, 10 गो पैराग्राफ हो गया, 250-300 शब्द हो गया, उतना ही का तो जवाब चाहिए। अगर पूछ जाए भारत की विशेषता क्या है ना, तो कि ये शब्द, तो भारत की विशेषता, हमारा देश कैसा है? अब जवाब दीजिए, कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ, उसके बाद लोकतंत्रात्मक, उसके बाद बस हो गया, क्रम से याद हो जाएगा। हमारा देश कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। एकदम लाइन से बोलिए। सबसे पहले क्या बोलिएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। यानी हमारे देश के लिए कौन विशेषता? 1, 2, 3, 4 और 5 वो है। हमारे देश के लिए कितनी विशेषताओं का प्रयोग किया गया? 5। हद हो गया, हम ऐसे मजाक में बताते थे, यूपी पीसीएस पूछ दिया कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, है ना? न्याय आगे देखिएगा, बताएंगे। और हमारे बच्चा लोग खुश हो गया, कहा सर सही आप लिखा है तो कैसे लिख दिया 5? वही पूछ देगा, सब प्रस्तावना में हमारे देश की कितनी विशेषता बताई गई? 5 को। कौन कौन? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ। चल भर लीजिए, भरी हमारा देश क्या भरिए, तो भरिए हमारा देश कैसा है, लिखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भरिए लोग ध्यान से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भरिए हमारा देश कैसा है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कॉमा दीजिए, लिखिए समाजवादी, भरिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, कॉमा दे देकर पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, अच्छे से लिखिए, रिपब्लिक, गणराज्य। कौन चीज का है? गणराज्य बोलिए ना। हाँ, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन बोलिए गणराज्य से। संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द प्रयुक्त है उसी शब्द को बोलिए। अब दोनों का मतलब एक ही होता है। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का है लिखे, संप्रभुता भी तो लिख सकते, दोनों बात एक है, लेकिन इस शब्द का क्या किया गया? प्रयोग है। इसीलिए जिस शब्द का प्रयोग है प्रस्तावना में उसी शब्द को बोलिए। अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा तो साल भर में याद हो जाएगा, है ना? तो चलिए, हो गया सब लोगों का।
तो सवाल अपने मन में उठाते रहिएगा, हमारा देश कैसा है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, 5 को बोल दिए ना, हमारे लिए कोई मिस कीजिएगा तो भाई जा घबरा कर। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। चलिए अब आपको फिर दूसरा सवाल करना है कि हमारे देश में न्याय कैसी है, कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, ठीक है ना? आपके मन में ये आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जन्म देश में हुआ कि समाज में हुआ है? समाज में, है कि ना? हमको समाज ने सिखाया कि यह तुम्हारा देश है। तो न्याय में सबसे पहले आपको बोलना होगा सामाजिक। किस तरह का न्याय की बात है? सामाजिक न्याय की बात है। और उसी समाज ने हमको पाल पोस के बड़ा किया, तो खर्चा किया होगा ना। तो दूसरा न्याय कैसा होना चाहिए? हम याद कराने के लिए भी ऐसे बोल रहे हैं। और जब हम पढ़ लिख के महान बन गए तो हमको राजनीतिक प्राणी हो गए। तो तीसरा न्याय कैसा चाहिए? तो यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा यूपीएससी वाले, ये जो आर्थिक शब्द का चर्चा है ना, वो न्याय के लिए किया गया है। आर्थिक शब्द की चर्चा कहीं भी समानता में वर्णने नहीं, समानता में उल्लेख नहीं है। आर्थिक समानता का बात भारत का संविधान नहीं करता है। बात मेरा समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इस टाइप का बात है ना, बोले ना भारत के संविधान में नहीं है। कई बार पूछा निम्न में से कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान में नहीं है? आर्थिक समानता नहीं है। आर्थिक समानता की बात भारत के संविधान में, आर्थिक न्याय का बात है, स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता की बात है। आर्थिक समानता का बात कैसे कर देगा? फिर तो मोदी या हम एक ही हो जाए। बात समझ रहे हैं? मतलब ये मोदी बोल रहे हैं, ये क्या नाम, अंबानी। जब आर्थिक समानता हो जाएगा यानी सबके पास क्या होगा? बराबर धन संपत्ति होगा। तो ये संभव भी नहीं है ओवरऑल। तो भारतीय के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार। कौन कौन? बढ़िए तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और नहीं लिखिएगा, बस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक कौमा आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चलिए आज टाइम हो गया।